नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कम्युनिकेबल डिजीज जितना भी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, उसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का हम लोग रेशनल भी जानेंगे। और इस PDF का लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस PDF को लेने के लिए। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज, जो डिजीज है कौन सा डिजीज है? रूबेला इज ऑल्सो नोन एज। रूबेला डिजीज का दूसरा नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है रूबियोला, ऑप्शन बी है जर्मन मीजल्स, ऑप्शन सी है पर्टूसिस और लास्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस। रूबियोला डिजीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं ये बताना है। रूबियोला को किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर होगा जर्मन मीजल्स। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग रूबेला जो डिजीज है इसके बारे में जान जाते हैं। रूबेला के हम लोग बोलते हैं, पहले लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं जर्मन मीजल्स। क्या बोलते हैं? जर्मन मीजल्स। इसको जर्मन मीजल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जर्मन वाले जो पर्सन है उसमें मीजल्स के जैसे साइन एंड सिम्टम्स छोड़ता है, इसके वजह से इसका नाम है जर्मन मीजल्स। इसी को बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं 3 डे फीवर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 3 डे मीजल्स बोलते हैं। 3 डे मीजल्स इसी का दूसरा नाम है। 3 डे मीजल्स किसको बोलते हैं? तो रूबेला को बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग रूबेला के बारे में बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 21 दिन, 14 to 21 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो रूबेला टोगो वायरस होता है इसका कॉजेटिव एजेंट, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इस डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो ये ड्रॉपलेट होता है। कैसा होता है? तो ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट। इसको भी याद रखिएगा। इस डिजीज के बारे में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट्स है। उसके बाद बात करें हम लोग कि यदि कोई भी मदर्स है जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला होने का मोस्ट कॉमन चांस रहता है। कब रहता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर्स को ये डिजीज हो जा रहा है, जिस डिजीज का नाम है रूबेला, तो उसके फिटस में कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, CRS। CRS का मतलब होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। और कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में 3 डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट डिजीज का नाम है कैटेरेक्ट। फर्स्ट डिजीज क्या है? कैटेरेक्ट। कैटेरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ये उसके साथ देखने के लिए मिलेगा PDA, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, जो कि साइनोटिक हार्ट डिजीज है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर आता है। और लास्ट देखने के लिए मिलता है डिफनेस। क्या देखने के लिए मिलेगा उसमें? डिफनेस। डिफनेस मतलब बहरापन देखने के लिए मिलेगा। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में 3 कंडीशन देखने को मिलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कैटेरेक्ट, PDA, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस और डिफनेस देखने के लिए मिलता है। ये सभी जानकारी हो गया हम लोग के रूबेला के बारे में। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मीजल्स रेसेज अकर्स इन, जो मीजल्स डिजीज है उसमें रेसेस जो है अपीयर्स होता है, तो किस फेज में होता है? पूछा जा रहा है कि किस फेज में, प्रोडर्मल स्टेज में, इरप्टिव स्टेज में, पोस्ट मीजल्स में, या फिर सभी में। जो मीजल्स है इसके बारे में बात करें तो मीजल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रूबियोला बोलते हैं। रूबियोला, मीजल्स का दूसरा नाम है रूबियोला, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग 4 डे फीवर। 4 डे फीवर याद रखना। रूबेला को बताए थे 3rd डे मीजल्स बोलते हैं, जबकि मीजल्स को 4 डे फीवर बोला जाता है। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड IP कितना होता है? तो ये होता है 10 से 14 दिन। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन, इसको याद रखिएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट। कैसा होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन? तो इसका ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि मीजल्स के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, तो यहाँ पर लिखिएगा क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने के लिए मिलता है। तो मीजल्स के क्लिनिकल फीचर्स 3 स्टेज में देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोडर्मल।
और प्रोडर्मल को ही बोला जाता है प्री इरप्टिव फेज, मतलब इरप्शन होने से पहले, जिसमें देखने को मिलता है कोप्लिक स्पॉट। क्या देखने को मिलता है? कोप्लिक स्पॉट। कोप्लिक स्पॉट क्लासिकल फीचर्स होता है मिजल्स का, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखने को मिलता है 3C साइन। 3C साइन का मतलब होता है कोराइजा कंजक्टिवाइटिस होता है और कॉफ होता है मिजल्स वाले पेशेंट में, प्रोडर्मल या फिर प्री इरप्टिव फेज में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है इरप्टिव फेज। सेकेंड फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इरप्टिव फेज, इरप्टिव। और इस इरप्टिव फेज में ही रेसेज अपीयर होते हैं। फर्स्ट रेसेज होता है बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर, ईयर मतलब कान के पीछे होगा, बिहाइंड द ईयर, ईयर के पीछे होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रो ओरिकुलर रीजन। ईयर के पीछे वाले और रीजन को क्या बोलते हैं? रेट्रो ओरिकुलर रीजन बोलते हैं। इस रीजन में होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरप्टिव फेज। मिजल्स में फर्स्ट रेसेज अपीयर कब होते हैं? तो इरप्टिव फेज में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? तो बिहाइंड द ईयर, जिसको बोलते हैं रेट्रो ओरिकुलर रीजन, वहाँ पर होते हैं। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है मिजल्स से रिलेटेड ये सभी चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है अदर नेम ऑफ वुफिंग कफ। वुफिंग कफ का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है रूबियोला, जर्मन मिजल्स, पर्टुसिस और निमोनिया। वुफिंग कफ का अनदर नेम होता है पर्टुसिस। इसका अनदर नेम क्या होता है? पर्टुसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं पर्टुसिस के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं 100 डे कफ। 100 डे कफ किसको बोला जाता है? 100 डे कफ बोला जाता है पर्टुसिस को ही। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है बॉर्डिटेला पर्टुसिस। क्या होता है? बॉर्डिटेला पर्टुसिस। बॉर्डिटेला पर्टुसिस क्या है? तो कॉजेटिव एजेंट होता है किसका? तो पर्टुसिस का, या फिर इसी को बोलते हैं वुफिंग कफ, इसका होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें कि कितना होती है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो होता है 7 से 14 दिन। 7 से 14 दिन होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी ड्रॉपलेट ही होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है पर्टुसिस के बारे में। कैसा डिजीज है? तो बैक्टीरियल डिजीज है, बॉर्डिटेला पर्टुसिस ले होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है सीक टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई द। सीक टेस्ट क्या है? तो ये एक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है। किस डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग मोन्टेक्स टेस्ट करते हैं, जिसको पीपीडी यूज में लिया जाता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन ड्यूरेटिव। डिप्थेरिया के लिए यूज में लिया जाता है सीक टेस्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डिप्थेरिया के लिए कौन सा लिया जाता है? सीक टेस्ट। इसको आप लोग याद रखिएगा। डिप्थेरिया होता किससे है? तो कोरोनियो बैक्टीरियम, जो डिप्थेरियाई बैक्टीरिया होता है उसके वजह से होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है मोन्टेक्स टेस्ट किस डिजीज कंडीशन में होता है? तो टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए किया करते हैं। 0.5 ml प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव देते हैं। कहाँ पर देते हैं? तो 4 आर्म पर देते हैं। 4 आर्म पर दिया जाता है, इंट्राडर्मली दिया जाता है, इंट्राडर्मली दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट इज गिवन टू द पेशेंट ऑफ टीबी। पेशेंट डॉट कब दिया जाता है? तो टीबी वाले पेशेंट के ऑब्जर्वेशन। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? तो लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बीसीजी इज द कौन सा वैक्सीन है? बीसीजी लाइव है, किल्ड है, कॉम्बाइंड है? तो बीसीजी लाइव वैक्सीन होता है। वैक्सीन 3 टाइप्स के होते हैं। चलिए हम लोग वैक्सीन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक होता है लाइव वैक्सीन, एक होता है लाइव, एक होता है किल्ड। एक क्या होता है? एक होता है किल्ड, और एक होता है टॉक्सवाइड। एक क्या होता है? टॉक्सवाइड होता है, टॉक्सवाइड। लाइव वैक्सीन की याद करने का तरीका क्या है? लाइव वैक्सीन को हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो इसको याद रखेंगे, बॉय लव द क्राइम, लव द क्राइम, क्राइम। बी का मतलब हो जाता है बीसीजी, ओ
ओ का मतलब हो जाता है ओपीवी, लेकिन ओपीवी में साबिन होता है, याद रखिएगा। ओपीवी में कौन सा होता है तो साबिन। सॉल होता है जो कि किल्ड होता है। वाई का मतलब येलो फीवर और लव का मतलब लाइव वैक्सीन। द का मतलब हम लोग का हो जाएगा टाइफी ओरल जो कि होता है लाभ। सी का मतलब हो जाएगा हम लोग का चिकन पॉक्स या फिर कोविशील्ड। आर का मतलब रूबेला और आई का मतलब हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। एम का मतलब मिजल्स और मम्स और ई का मतलब हो जाएगा इपिडेमिक टाइफस। ये हो गया लाइव वैक्सीन के बारे में। ठीक, अब ये हो गया हम लोग का लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट किल्ड की बात करें, किल्ड तो किल्ड में याद रखिएगा परी। पी का मतलब होता है इन्वेक्टेड पोलियो वैक्सीन जिसको आईपीपी बोलते हैं। ए का मतलब हेपेटाइटिस ए एंड बी, हेपेटाइटिस ए एंड बी हो जाएगा। आर का मतलब रेबीज और इस आई का मतलब होता है हम लोग बात करें तो आई का मतलब हो जाएगा इन्फ्लुएंजा जो कि नेजली आता है। अब उसके बाद होता है परी के बाद चोर थी दिल्ली में। चोर का मतलब हो जाएगा कोलेरा। ठीक, और दिल्ली का मतलब हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली मतलब हो जाएगा डीपीटी, याद रखिएगा। परिचोर थी दिल्ली में, दिल्ली से हो जाएगा डीपीटी। ये हो गया हम लोग का किल्ड वैक्सीन से रिलेटेड, ये याद रखिएगा आप लोग ट्रिक्स। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था तो हेनरी डुनेट के द्वारा फाउंड किया गया था। इंटरनेशनली आया था 1919 में और इंडिया में आया था 1920 में। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पूछा जाएगा तो पूछे बताएंगे हम लोग 1920 में, और इंटरनेशनल आया था 1919 में। किसने लाया था तो हेनरी डुनेट लाए थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ कमिटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी किसको बोला जाता है तो भोर कमेटी को बोलते हैं। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी जो कि 1946 में आया था। उसके बाद मुदारियर कमेटी, मुदारियर कमेटी को हम लोग बोलते हैं, मुदारियर कमेटी की बात करें तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, इसको क्या बोलते हैं मुदारियर को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, इसको हम लोग प्लानिंग कमेटी बोलते हैं। श्रीवास्तव कमेटी लाए थे रोम टेक्निक, क्या लाए थे रोम टेक्निक 1975 में। श्रीवास्तव कमेटी कब आया था लिख लीजिएगा 1975 में आया था। ये कब आया था मुदारियर 1962 में आया था। मुदारियर कब आया था तो 1962 में आया था, इसको याद रखेगा। मुखर्जी कब आया था तो मुखर्जी 1963 में आया था, मुखर्जी 1963 में आया था। ठीक, श्रीवास्तव कमेटी रोम टेक्निक लाए थे रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये लाए थे श्रीवास्तव कमेटी। एक होता है करतार सिंह कमेटी जो कि मल्टीपर्पज वर्कर्स को लाए थे 1973 में आया था। 1973 में कौन सा आया था करतार सिंह कमेटी, करतार सिंह, करतार सिंह कमेटी कब आए थे तो 1973 में, जो कि लाए थे मल्टीपर्पज वर्कर, एमपीडब्ल्यू जिसको बोलते हैं मल्टीपर्पज वर्कर लाए थे करतार सिंह कमेटी, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट, वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट करते हैं 12 मई, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं, नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। 24 मई को टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है और 1 दिसंबर को इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 31 मई कुछ नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग कब तो 24 मई को, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है ट्रेकोमा इज द इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ, ट्रेकोमा जो है किस ऑर्गन्स का डिजीज है, ईयर नहीं होता है आई का होता है। ट्रेकोमा किसका होता है कंजक्टिवा एंड कोर्निया जिसको आई बोलते हैं, आई का पार्ट्स है, इसके डिजीज कंडीशन है। ट्रेकोमा के मैनेजमेंट में सेफ स्ट्रेटेजी यूज में लिया जाता है, SAFE सेफ स्ट्रेटेजी पूछा जाएगा क्वेश्चन की किस डिजीज कंडीशन के मैनेजमेंट में यूज में लेते हैं तो ट्रेकोमा में। एस का मतलब होता है सर्जरी, ए का मतलब एंटीबायोटिक, एफ का मतलब फेशियल क्लीननेस और ई का मतलब इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सेफ स्ट्रेटेजी यूज फॉर विच डिजीज कंडीशन, तो बोलेंगे ट्रेकोमा। एस का मतलब सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीननेस और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एसटीडी इज ऑल्सो नोन एज वेनरल डिजीज, एसटीडी को क्या बोलते हैं वेनरल डिजीज, जिसमें HIV आ जाएगा, एड्स आ जाएगा, एड्स आ जाएगा, सिफिलिस, गोनोरिया, सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस के लिए टेस्ट लेते हैं VDRL
वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, VDRL टेस्ट किस में लेते हैं तो सिफिलिस के यूज में लेते हैं उसके डायग्नोसिस के लिए, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को हम लोग सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एकमात्र हेपेटाइटिस है जो कि डीएनए से फैलता है, डीएनए वायरस के थ्रू फैलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन। मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन चिल्ड्रन में होता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होगा चिल्ड्रन में, वहीं पूछ देता कि मेल चिल्ड्रन में तो बोलते ओरचाइटिस और फीमेल चिल्ड्रन होता तो ओफ्राइटिस। ओरचाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन टेस्टिस और ओफ्राइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन इन ओवरी। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई तरह से घुमा के पूछ सकता है। यदि पूछेगा कि मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन तो डायरेक्ट बोल देंगे एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, यहीं पर चिल्ड्रन की जगह दे देता कि मेल चिल्ड्रन तो देते ओरचाइटिस और फीमेल चिल्ड्रन में ओफ्राइटिस। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है इंसिडेंस मतलब क्या होता है तो न्यू केस जितना भी कम्युनिटी में आता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस। नंबर ऑफ न्यू केसेस इन द कम्युनिटी इज नोन एज इंसिडेंस। एक होता है प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस का मतलब होता है न्यू प्लस ओल्ड केस, न्यू केस प्लस इसमें पुराना केस जुड़ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवेलेंस। दोनों आप लोग याद रखिएगा। इंसिडेंस का मतलब सिर्फ होता है कि न्यू केस जितना भी डिजीज कंडीशन का आएगा उसको बोलते हैं इंसिडेंस, और न्यू प्लस ओल्ड जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग प्रीवेलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है रेसेज ऑफ चिकन पॉक्स अपीयरेंस। फर्स्ट रेसेज कहाँ पर चिकन पॉक्स में होता है तो होता है ट्रंक, जिसको हम लोग चेस्ट भी बोल सकते हैं। चेस्ट वाले रीजन पर फर्स्ट अपीयरेंस होता है। इसमें पूछा जाता है कि किस तरीके का होता है तो प्लीमोर्फिज्म देखने के लिए मिलता है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल देखने को मिलता है। सेंट्रीपिटल किस में देखने को मिलता है तो चिकन पॉक्स में सेंट्रीपिटल देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड इतना ही था इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।